हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज फिर से आ गए नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपका लेक्चर नंबर 22 होगा। और हम लोग शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि किस तरीके से जो है वो एक राज्यसभा लोकसभा के पास पावर रहता है कोई भी बिल को पास करने के लिए। उसके बाद हमने थोड़ा सा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करा था। अब थोड़ा सा आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें लास्ट में अगर देखा होगा आपने तो हमने बात करा था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी क्या है भाई? एक कंटिजेंसी है। कंटिजेंसी का मतलब मैंने बताया इमरजेंसी फंड। क्या बोला भाई? इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड और कंटिजेंसी फंड में बेसिक सा फर्क था कि ये 266 में आता है भाई, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जो कंटिजेंसी फंड है वो 267 आर्टिकल में आता है कि नहीं? वहां पर हमने ये बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करा था। अब ये बात है कि ये जो फंड है, ये फंड में हमने बात करा था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। हम लोगों ने ये बात करा था क्या कि जितना भी सरकार के पास जो भी जिस भी तरीके से पैसा रिसीव हो रहा है, जिस भी पैसा आता है ना भाई सरकार के पास, टैक्स के थ्रू देते हैं हम लोग, फाइन देते हैं, लोन वगैरह लेता है सरकार, वो सब सारा पैसा जो रिसीव होता है वो कहाँ होता है? वो एक तरीके से रिसीव जो होता है वो इस अकाउंट में होता है या इस वाले फंड में होता है, ठीक है। दूसरा है कोई इमरजेंसी फंड। अगर आपको हर महीने या कुछ समय टू समय, टाइम टू टाइम आपको इमरजेंसी फंड डालने पड़ते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ताकि वो इमरजेंसी के सिचुएशन में क्या किया जा सके, इमरजेंसी के सिचुएशन में उसको निकाला जा सके। और वो किसके कंसेंट पर? प्रेसिडेंट के कंसेंट पर। इसको प्रेसिडेंट के कंसेंट से, और इसको फाइनेंस सेक्रेटरी जो है ये पैसे को एक तरीके से संभाल के रखता है। और सीएफआई आप पार्लियामेंट से प्रॉपर एक बिल पास कर वहां से आप फंड को रिलीज करवा सकते हैं। तो यहाँ पार्लियामेंट का ज्यादा रोल है, तो यहाँ भी पार्लियामेंट का रोल होता है, बट यहाँ पर आप देखो कि इसको फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है पैसे को इकट्ठा करके रखता है, और जो प्रेसिडेंट है वो कंसेंट देते हैं आगे नेक्स्ट फर्दर के लिए, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आगे अगर देखा जाए तो हमारा क्या है, ये सब हमारा ये है कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब सीएफआई सीएफआई और कंटिजेंसी के बाद जो है यहाँ 266 था, और 266(1) में जो है 262 में प्रोवाइड्स दैट अदर पब्लिक मनी अदर देन द दोज ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया received by or on the behalf of government of India or the government of a state shall be credited to the public account of India or the public account of the state। याद रखना। अब बहुत सारे पैसे होते हैं, जो सारा पैसा जो होता है वो इनकम के रूप में नहीं होता, बहुत सारे तरीके से अलग अलग से पैसा आते हैं भाई। तो उसके अलावा जो भी पैसा लिखा गया सीएफआई में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर उसके अलावा कोई किसी भी तरीके से अगर पैसा रिसीव होता है तो वो पैसा कहाँ जाएगा? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। जो कि कहाँ, किसके बारे में कहाँ बात किया गया है? 262 के आर्टिकल। दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शंस एंड पेमेंट फ्रॉम इट डज नॉट नीड अ पार्लियामेंट अप्रूवल। और इसमें जो भी पैसा आता है उसमें आप इसका निकालने के लिए या इसका यूज करने के लिए पार्लियामेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है सरकार को, ठीक है। मनी इन दिस अकाउंट इंक्लूड्स प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या क्या पैसा? पीएफ वाला पैसा जितना भी होता है, जो सरकारी नौकरी में रहते हैं, पीएफ वगैरह डिपॉजिट करते हैं। सेविंग बैंक डिपॉजिट, जो भी सेविंग बैंक में डिपॉजिट है। जो भी रेमिटेंस आता है, रेमिटेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एक, जो रेमिटेंस को समझना है। क्या बोला गया? रेमिटेंस। रेमिटेंस बोलते हैं हम लोग प्रेषण इसको हिंदी में। और रेमिटेंस का मतलब होता है कि अगर कोई भी बंदा इंडिया का, क्या बोला जा रहा है, कोई भी बंदा इंडिया का, वो कहाँ पर रह रहा है? बाहर रह रहा है भाई। कहाँ रह रहा है? फॉरेन में रह रहा है, फॉरेन में। और अगर वो पैसा इंडिया भेज रहा है, ठीक है, इंडिया पैसा भेज रहा है, डॉलर में भेज रहा है, कन्वर्ट होके इंडिया में रुपया में आ गया, तो वो जो पैसा है वो एक तरीके से अपने फैमिली के लिए भेज रहा है, अपने फैमिली के यूज के लिए, तो हम लोग उसको रेमिटेंस बोलेंगे। अगर कोई हमारा बंदा विदेश में रह रहा है, विदेश में कमाकर पैसा हमारे देश में भेज रहा है अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को, तो वो पैसा जो है वो रेमिटेंस कहलाएगा, ठीक है। वो सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो आता है हमारे देश में आता है। हम लोग सबसे लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीवर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमारे देश में आता है, क्योंकि हमारे देश बहुत ज्यादा लोग जो है बाहर जाके काम करते हैं।
ठीक है, तो वो सब सारे पैसे जो है किसके, यहाँ पर जो टैक्स का पैसा हो गया, लोन का पैसा हो गया, सब वो CFI में, ठीक है, जनरली। अब PF का पैसा हो गया, सेविंग बैंक डिपॉजिट, रेमिटेंस, पोस्ट ऑफिस वगैरह का पैसा, वो सब सारा सरकार का पैसा होता है, ठीक है। तो वो कहाँ पर, सरकारी खजाने में जाएगा भाई, और खास कर पब्लिक अकाउंट में जाएगा। सर बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया दोनों, CFI कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखा जाए कमेटी सिस्टम। अब कमेटी सिस्टम क्या, कमेटी हैज बीन क्रिएटेड सो दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन डिस्कस एंड डिबेट ऑन द वर्किंग ऑफ अ सर्टेन डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट। अब देखो कमेटी सिस्टम इसलिए बनाया गया हमारे देश में, या फिर ताकि एक फेडरल जो स्ट्रक्चर है वो जिंदा रहे। क्या रहे, फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो जिंदा रहे। क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर वो एक तरीके से जिंदा रहे। अब फेडरल स्ट्रक्चर जिंदा रहे इसीलिए हम लोग एक कमेटी सिस्टम को जो है वो चलाते हैं। अब यह समझना है कि मोस्ट ऑफ द कमेटी फंक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर। सारे कमेटी या लगभग जो कमेटी है वो स्पीकर के कहने पर वो चीज कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, एंड स्पेशली द कमेटी ऑफ द लोकसभा, और खास करके लोकसभा की कमेटी जितने भी होते हैं। कमिटीज आर क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स। दो तरीके की कमेटी होती है, याद रखना है। एक पहला है स्टैंडिंग कमेटी और एक होता है एड हॉक कमेटी। क्या पहला याद रखना भाई, एक स्टैंडिंग कमेटी और दूसरा है एड हॉक कमेटी, ठीक है। दो कमेटी है जो जनरली आपको एक तरीके से देखने को मिलेंगे, अब यहाँ दोनों समझो। तो एड हॉक जो कमेटी होते हैं आर क्रिएटेड फॉर अ टेम्पररी पीरियड। स्टैंडिंग कमेटी तो हमेशा रहती है, लेकिन एड हॉक जब जरूरत पड़े तब उसको कमेटी को बनाओ फिर खत्म करो। जैसे मान लो कि अभी बनाना है कि भाई हमारे देश में किस तरीके से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके पर रिकमेंडेशन दीजिए, तो कमेटी बना दिया गया भाई। तो कमेटी बना दिया गया तो एड हॉक कमेटी हो गया, क्योंकि वो परमानेंटली नहीं है, वो टेम्पररी बेसिस पर है। द स्टैंडिंग कमेटी आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। और जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसको बहुत अलग अलग तरीके से बांटा गया है। पहला कमेटी ऑफ इंक्वायरीज अलग है, कमेटीज ऑफ स्क्रूटनी स्क्रूटनाइज करने के लिए कि कहाँ कहाँ पैसा हो रहा है। फाइनेंशियल कमेटी अलग है, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टर अलग है, कमेटी फॉर डीलिंग विद प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी टू द मेंबर, कि जो मेंबर को फैसिलिटी दी जा रहा है उसको कोई कमी ना रह जाए, वो सब सारी चीजें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो देख रहे हो, तो स्टैंडिंग कमेटी को इतने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और जो एड हॉक कमेटी वो टेम्परेरी बेसिस पर बनाया जाता है, कोई भी चीज को लागू करने के लिए, कोई भी चीज को व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है। आई होप सो कमेटी सिस्टम के बारे में पता चल गया होगा। ये बहुत सिंपल था, लॉजिकल था, जो कि आपको समझकर चलना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। फाइनेंशियल कमेटी जो होता है पार्लियामेंट का, वो काम क्या करता है, देखो यहाँ पर द फाइनेंशियल कमेटी ऑफ अ पार्लियामेंट आर एस्टिमेट्स कमेटी। अब उसके अंदर भी फाइनेंशियल कमेटी में भी जो एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी अलग होता है, PAC अलग होता है भाई, जो पब्लिक अकाउंट को मेंटेन करता है। कमिटीज ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटी, और 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज अलग अलग होते हैं। तो बस याद रखना कमेटी होते हैं, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है वो सेटअप इन 1921, याद रखिए कि 1921 में पब्लिक जो अकाउंट कमेटी है उसको सेटअप किया गया अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, मैंने बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947, फिर हम लोग आजाद हो गए, हाँ या ना, ठीक है। एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर। अगर अभी देखा जाए तो 22 मेंबर हैं भाई, 15 फ्रॉम द लोकसभा, 15 जो मेंबर है उसमें लोकसभा में, और 7 मेंबर जो है वो राज्यसभा के। Since 1967, a convention has been developed where the chairman of a committee is selected from the opposition। और जो इसके जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं उसको कौन, मतलब कि कौन होते हैं भाई, अपोजिशन होते हैं, जो अपोजिशन के लीडर होते हैं। द ओरिजिन ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी कैन बी ट्रेस्ड टू द स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी, जो सेटअप है इन 1921। जो फाइनेंशियल कमेटी है सेटअप कब किया गया, 1921। द फर्स्ट एस्टिमेट कमेटी वाज सेटअप इन 1950 में। ये सब सारी चीजें, इट हैज अ 30 मेंबर है, इसके पास कितना 30 मेंबर होते हैं फ्रॉम द लोकसभा ओनली, और सारे किसमें, लोकसभा के मेंबर होंगे। द राज्यसभा इज नो प्रेजेंटेशन ऑन दिस कमेटी। तो एस्टिमेट कमेटी में कोई भी उसका काम नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट याद रखना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो ना भी याद रखो तो चलेगा, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखा जाए, आगे बोला गया पब्लिक अंडरटेकिंग। अब यहाँ पर समझना है द कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब जितना भी सरकारी कंपनीज वगैरह हैं वो सब सारे जितने पब्लिक अंडरटेकिंग आते हैं,
was created in 1964 on the recommendation of कृष्णा मेनन कमेटी। कृष्णा मेनन कमेटी के द्वारा जो 1964 में क्रिएट किया गया था कि भाई जो भी सरकारी कंपनी है उसको किस तरीके से चीजों को लेकर चला जाए। इसके कितने मेंबर होते हैं भाई? 22 मेंबर है, उसमें 15 फ्रॉम द लोकसभा, 7 फ्रॉम द राज्यसभा। 1993 में 1993 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी वेर सेटअप। 17 डिपार्टमेंट की अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी जो है वो बनाए गए थे। इन 2004 7 मोर कमिटीज वर सेटअप। 2004 में 7 कमेटी और बैठाए गए। और अभी कितने टोटल कमेटी है टुडे? तो 24 कमेटी है जो काम करते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स को चलाने के लिए। ठीक है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर एसोसिएटेड विद ऑल द कमिटी एक्सेप्ट द एस्टिमेटेड कमिटी। अभी मैंने बताया कि एस्टिमेट्स जो एस्टिमेट लगाते हैं कितना क्या खर्चा होगा क्या नहीं होगा, एस्टिमेशन में राज्यसभा के कोई मेंबर नहीं होते, बाकी सारे मतलब 23 में जो है 23 कमेटी में एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है, कौन? राज्यसभा के मेंबर। क्लियर हो गया यहाँ पर? The chairman of all the committee except the joint committee and the salaries and allowance of MPs are appointed by the speaker। दो चीज, ज्वाइंट कमेटी का और सैलरीज और अलाउंस का जो कमेटी होगा एमपीज का वो उसके अलावा जितने भी होंगे उनको सारे को कौन अपॉइंट करेगा? उसके चेयरमैन, स्पीकर को। ठीक है, स्पीकर को करेगा। फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ द कमिटी, अब वो कमेटी का मेंबर होता है उसी में से चुनता है। ठीक है। इन द केस द स्पीकर इज द मेंबर ऑफ कमिटी, ही बिकम एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ कमिटी। और हो सकता है कि स्पीकर भी अपने आप को कमेटी का जो चेयरमैन है वो मान सकता है। ठीक है, या फिर वो अपने आप को बना सकता है। ये भी सारी चीजें जो कमेटी से रिलेटेड है भाई, जो चीजें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा पार्लियामेंट के सारी चीजें के नाम। अब आते हैं थोड़ा सा जुडिशियरी के ऊपर, और जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करना जरूरी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे कि चीजें किस तरीके से चलती हैं। अब आप जानते हैं भाई कि अब जो हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट में लोअर कोर्ट आता है भाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, लोअर कोर्ट जिसको हम लोग एक तरीके से क्या बोले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह। ठीक है, ये भी चीजें जो कि समझ के चलना इम्पोर्टेंट है, और चीजों को जैसे ही समझते चलेंगे उतना आसान होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज द स्टैंड्स एट द एपेक्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। सुप्रीम के कोर्ट के पास इतना पावर है कि भाई मौज आ जाता है जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर आप देखोगे तो वो भाई बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, मंत्रियों को अगर वो कोर्ट वोट में आ रखे हैं तो डांट के भगा दे, इतना पावर होता है। तो असली पावर तो भाई सुप्रीम कोर्ट के पास है, चाहे कुछ भी बोल। ठीक है, एंड इट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ द लैंड। और लॉ को बनाए रखने के लिए, लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, लॉ को चेक एंड बैलेंस करने के लिए जो पूरा कदम होता है वो सुप्रीम कोर्ट उठाकर चलती है, ताकि कोई भी गलत निर्णय जो है वो सरकार ना ले ले जिसका जो असर है वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर पड़े या हमारे देश के लोगों पर पड़े। ठीक है, तो आर्टिकल 124 में स्टेट्स दैट एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 124 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया गया। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 124। सुप्रीम कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950। उसके पहले अगर देखा जाए तो फेडरल कोर्ट भी था, है कि नहीं? अगर आपने देखा होगा। ठीक है, हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे तो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, और 28 जनवरी को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के पास, अभी सुप्रीम कोर्ट के 34 जजेस हैं, जिसके साथ साथ एक जो है चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं। तो इतना ही पोस्ट होता है। इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए सालों सालों लग जाते हैं भाई। सारे जितने भी लॉयर्स हैं उनको अगर जज तक पहुंचना है तो जज के पोस्ट तक, तो 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको सीजीआई भी बोलते हैं, और 33 जो है वो जजेस अभी प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, बस यहाँ याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए भाई। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो हमने प्रेसिडेंट भी पढ़ा था, प्रेसिडेंट भी वहां पर हमने देखा था, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं सीजीआई को। Only the senior most judge of Supreme Court is appointed
बाय द प्रेसिडेंट एज सीजीआई। ठीक है, मतलब जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सीजीआई जैसे, उनको अपॉइंट करने का काम किनके जिम्मे रहता है, उनका किनके जिम्मे रहता है, आपको देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट के जिम्मे। अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस। और जो दूसरे जितने, मान लो कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ने एक बार क्या कर दिया, उसको अपॉइंट कर दिया। उसके बाद सीजीआई और प्रेसिडेंट दोनों साथ में मिलकर जो अदर जितने भी 33 जजेस हैं, 33 जज, कौन सा जज रिटायर हो रहा है, कौन से जज पर कौन आएगा, वो इन दोनों के रिकमेंडेशन से अगला जो 133 को है अपॉइंट करते हैं। ठीक है, याद रखना, अपॉइंट करते हैं। तो ही में ऑल्सो कंसल्ट विद अदर जज, वो दूसरे जजेस से भी कंसल्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एंड हाई कोर्ट का, while अपॉइंटिंग द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब भी सुप्रीम कोर्ट को जजेस को बैठाना होता है या फिर एक नया चयनित करना होता है, तब अलग अलग जो लोग हैं उनको एक तरीके से बैठा सकते हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझ के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, डन, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। चलिए, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस समझ में आ गया। अब आगे देखो भाई, एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिंग चीफ जस्टिस अंडर आर्टिकल 126 द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस। मान लो सीजीआई जो है उसका जो सीट है या जो वैकेंट है, क्या है भाई, वैकेंट है, या किसी वजह से उनका देहांत हो गया, कुछ भी हो गया, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस को बैठाना पड़ता है कुछ समय के लिए, जब तक वो पूरा अच्छे तरीके से चुनाना चाहे। ठीक है, उसमें प्राइम मिनिस्टर का भी हाथ होता है भाई, प्राइम मिनिस्टर भी एक तरीके से रेकमेंड करते हैं कौन सा अगला चीफ जस्टिस होगा। ऐसे सीनियर मुद्दे होते हैं, वही एक तरीके से बन जाते हैं। जब तक बने ना तब तक के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कब? व्हेन द ऑफिस ऑफ सीजीआई इज वैकेंट और द सीजीआई इज टेम्पोरली एब्सेंट। अगर टेम्पररी कोई एब्सेंट है तब, और सीजीआई इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ये तीन केसेस में जो सीजीआई है उसको हम लोग एक एक्टिंग सीजीआई को बैठा सकते हैं। क्या बैठा सकते हैं? एक्टिंग सीजीआई को बैठा सकते हैं, ताकि जो काम है सुप्रीम कोर्ट का उसमें कोई रुकावट ना है कि नहीं। वैसे भी हमारे जिसमें बहुत सारे केसेस हैं उसमें पेंडिंग रहते हैं, तो ये सब सारी चीजों के लिए जो आर्टिकल 126 में बोला गया कि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो हो सकता है, अगर सही तरीके से, अगर जो बंदा है जो सीजीआई है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मतलब ये भी नहीं है कि सीजीआई में बहुत ज्यादा पावर है, देखो देख रहे हो, यही तो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती। ठीक है, तो याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो कि समझ कर भी चलना है। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? आर्टिकल 124 में बात किया गया सीजीआई के बारे में, 24(3) में बात किया गया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है, क्या क्या होंगे? तो बोला कि अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड हैव अ फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहला, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए भाई। ठीक है, और अ कोर्ट इन अ सक्सेशन, और उसके साथ साथ फॉर अ 5 years, 5 साल तक वो जो है वो जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, तभी वो एलिजिबिलिटी है उनका कि वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑन द हाई कोर्ट फॉर 10 years, या फिर वो वकीलगिरी कर रखे हैं किसमें, 10 साल तक, 10 साल तक वकालत कर रखी है उन्होंने। ठीक है, प्रैक्टिस कर रखी है, जिन्हें केस वेस लड़ा है। ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट के नजर में, मतलब प्रेसिडेंट के नजर में ये होना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा सही है। ठीक है, मतलब एक जूरिस्ट के रूप में काम किया होना चाहिए। द Constitution does not prescribe the minimum age of the appointment as a judge of Supreme Court. कोई मिनिमम एज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज का, जिसके पास काबिलियत है वो आराम से आ सकता है, लेकिन जनरली वो 35, 40, 45, जनरली 60 के आसपास ही रहते हैं जजेस वैसे, जो उतना उतना दूर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ये भी है क्वालिफिकेशन जो कि समझ के चल पाए आप। ठीक है, आगे बढ़ा जाए भाई। ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन। अब ओथ एंड अफर्मेशन का मतलब सिंपल सा है कि एक तरीके से ओथ कौन दिलाता है, और अफर्मेशन तो आप जान रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है वो ओथ दिलाता है कि नहीं, ओथ दिलाता है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखना है। टेन्योर ऑफ द जजेस क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट अ फिक्स्ड टेन्योर, द कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है।
जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का कि इतने साल तक रहेंगे। हाउएवर इट हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजन। पहला, होल्ड हिज ऑफिस अंटिल इज अटेन द एज ऑफ 65। ये बात बोला गया कि 65 इयर्स ऑफ एज तक वो जो है वो एक तरीके से लास्ट मिनिमम एज नहीं है, मैक्सिमम एज 65 इयर्स तक, अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65। कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंट ऑफिस तब। कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट बोले कि भाई ये जज बहुत उल्टा पुल्टा नौटंकी कर रहा है तो भाई इसको एक तरीके से हटाओ, तो उसमें एक तरीके से उसका रिकमेंडेशन मान सकते हैं, ठीक है, हटा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। रिमूवल ऑफ जजेस और इम्पीचमेंट। अगर इम्पीच करना मतलब अगर जजेस को हटाना है तो क्या क्या प्रोसेस होगा। तो आर्टिकल 124(4) वाले में और 124(5) में ये बात बोला गया। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। रिमूव नहीं किया सकता है ऑफिस से, एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास। जब तक प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा, ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा तब तक आप सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव नहीं कर सकते हैं। आफ्टर द एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय ए स्पेशल मेजोरिटी। और एड्रेस भी करना होगा स्पेशल मेजोरिटी दोनों में कि हाँ भाई ठीक है आप इसको हटा सकते हैं, दोनों में मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट जो है ये ऑर्डर रिलीज करते हैं। जजेस कैन बी रिमूव ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। जब तक उन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी प्रूव नहीं हुआ है तब तक आप उनको हटा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आपको मन किया यार ये जज बढ़िया से काम नहीं कर रहा, सरकार का फैसला करने वाला, ऐसे आप नहीं हटा सकते। हालांकि ऐसा काम किया गया 1974 के आसपास में, जब इमरजेंसी लगाने से पहले एएन रे को बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, जो कि सीनियर मोस्ट जजेस नहीं थे। उसके बाद बहुत सारे जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उन्होंने, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से इंदिरा गांधी जी का पक्ष लिया था केशवानंद भारती केस में, ठीक है। जब मैं केशवानंद भारती केस बता रहा था तो मैंने बताया भी था। तो जिसकी वजह से देखते हो कभी कभी ये होता है कि सरकार ज्यादा ही एक तरीके से पूरी काम करती है, ठीक है। आर्टिकल 124(5) में क्या बोला, पार्लियामेंट में बाय अ लॉ रेगुलेट एंड प्रोसीजर रेगुलेटिंग द रिमूवल ऑफ जजेस द सुप्रीम कोर्ट। अंडर द आर्टिकल पार्लियामेंट एक प्रोसीजर होता है और एक इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत जो है वो एक इंक्वायरी कमीशन बैठा कर वो प्रॉपर पार्लियामेंट्री अफेयर से उसको हटा सकती है, ठीक है। ये भी बात है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली किसी को हटा दो अगर वो काम अच्छा किया हो या ना किया हो, ऐसे नहीं हटा सकते। नो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच सो फार। कोई भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच नहीं किया गया है भाई पार्लियामेंट के थ्रू। तो ये हमारे देश की खूबसूरती है ना। सोचो इतना लोग हमारे जैसे कभी पॉलिटिशियन इतने बेईमान होते हैं लेकिन तब भी ठीक है। The first such case of impeachment is that the Justice V. Ramaswamy of a Supreme Court in a लोक सभा। एक पहली बार एक केस आया था 1991 से लेकर 1993 तक चला था। किसका? वी रामास्वामी ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इन अ लोकसभा, बट फाइनली ही कुड नॉट बी इम्पीच। लेकिन फाइनली उसको इम्पीच नहीं किया गया। फिर सेकंड केस आया था इम्पीचमेंट ऑफ द जस्टिस सुमित्रा सेन का, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट में। become the first judge in the Indian history against whom the impeachment motion was passed in the राज्यसभा, जिसमें impeachment पास कर लिया गया था राज्यसभा में। ये गलत काम कर रहा है कलकत्ता वाला केस। The BSP was only the party who opposed the motion to remove the judge। और BSP एकलौती पार्टी थी जिसमें कि भाई ये जज को नहीं हटाना चाहिए। After this he resigned and therefore was no need of impeachment। उसके बाद ज्यादा होने लगा है, बोला एक खतरा से हटाओ, रिजाइन कर दिया, फिर impeachment नहीं हुआ। तो कोई भी जज अपना आत्मसम्मान खोना नहीं चाहता है। तुम मेरे को इम्पीचमेंट क्या करें, मैं रिजाइन दे रहा हूँ, खत्म कर, तुम मेरे को नौकरी से क्यों निकालो, मैं ही निकल जाता हूँ, ठीक है। आर्टिकल 124 का 2A में ये बात बोला गया, 2 में ये बोला गया A नंबर में कि अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में बी राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, कि वो रिजाइन कर सकता है। 124 के क्लॉज नंबर 2 में ये बात लिखी गई है कि भाई प्रेसिडेंट को अपना राइटिंग में जो देकर वो अपने रिजिग्नेशन सौंप सकता है, और ये काम किया गया था। तो देख सकते हो यहाँ पर ये सब सारी जो चीजें हैं वो घटी हैं अभी तक, लेकिन चलो जो है सो है। सैलरीज एंड अलाउंस अंडर आर्टिकल 125 जो है सैलरीज एंड अलाउंस जो है वो टाइम टू टाइम पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो डिसाइड किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्रॉ द मंथली सैलरी ऑफ 2.8 लाख, वेयर एज अदर जजेस जो है वो 2.5 जो लाख है
वो एक तरीके से मंथली जो है वो ड्रॉ करते हैं जनरली, लेकिन इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। जनरली आपको देख सकते हैं 3 लाख के आसपास ये, और ये 2.5 लाख के आसपास महीने का, ठीक है। द रिटायर्ड चीफ जस्टिस आर इंटाइटल्ड ऑफ 50% ऑफ देयर लास्ट रन। अगर मान लो कि रिटायर होते होते उसको 3 लाख रुपए सैलरी मिल रहा है, तो 3 लाख रुपए सैलरी के बाद अगर वो रिटायर हो गया तो 1.5 लाख जो है वो उसको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा जब तक वो जिंदा है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है कि भाई जो जिसने सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरीके से चलाया, तो ये 50% ऑफ द लास्ट जो सैलरी उसने उठाया है। एडहॉक जजेस कौन होते हैं? एडहॉक इंपॉर्टेंट है। एडहॉक मैंने बताया कि अंडर आर्टिकल 127 इफ एनी टाइम देयर इज नॉट अ कोरम। एडहॉक मतलब कुछ जब जरूरत पड़ा तो उन्होंने जजेस को लेके आ गए, ठीक है। एडहॉक मैंने वही बताया था कि एडहॉक कमेटी भी होती है, जब जरूरत होती है कमेटी को, एक तरीके से मैंने बताया था ना एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी कौन होता था भाई कि जब जरूरत होता था, जब जरूरत है मान लो तो हमने 5 मेंबर की कमेटी बनाई जिसमें एक बंदे को हेड रखा, कोई पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव सेट करा और उसने एक रिपोर्ट दिया, खत्म हो गया, ठीक है, वो कमेटी खत्म हो गई जिससे रिपोर्ट दी। सेम उसी तरीके से एडहॉक जजेस, इफ एट एनी टाइम देयर इज नॉट अ कोरम ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू होल्ड अ कंटिन्यू एनी सेशन। अगर कहीं कोरम पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, जजेस कंप्लीट नहीं हो रहा है, सीजीआई कैन अपॉइंट जजेस ऑफ हाई कोर्ट। सीजीआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हाई कोर्ट के जजेस को ला सकता है एडहॉक, मतलब कुछ समय के लिए आ जा भाई जब तक हम लोग चुन नहीं रहे, ठीक है, वो टेम्परेरी बेसिस पर टेम्परेरी पीरियड के लिए, ताकि जो काम है उसमें कोई रुकावट ना आए। He can do so only after consultation of the Chief Justice of High Court। और ये काम तभी कर सकते हैं जैसे मान लो कि बंगाल के हाई कोर्ट से लाना है, तो वहां के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई दोनों मिलकर फैसला लेंगे कि किसको क्या करना है, और उसके बाद विथ प्रीवियस कंसेंट ऑफ, उसके पहले आपको प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा। द जजेस सो अपॉइंटेड शुड बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देख रहे हो, द जज सो अपॉइंटेड शुड बी क्वालिफाइड, और जो जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब 5 साल या तो हाई कोर्ट का जज रहा हो भाई, या फिर वो 10 साल वकालत करा होगा, है कि नहीं, 10 साल वो वकील एडवोकेट रहा होगा। ये सब सारी चीजें हैं जिसको एक तरीके से फुलफिल कर रहा होगा, तो एक तरीके से वो एडहॉक जजेस के लिस्ट में शामिल हो सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, समझ के भी चलना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट रिटायर्ड जजेस। अभी मैंने एडहॉक जजेस के बारे में बताया कि टेम्परेरी जजेस होते हैं, उसके बाद जो है वो रिटायर्ड जजेस। अब रिटायर्ड जजेस के बारे में आर्टिकल 128 में डिस्कस किया गया, किसमें? 128 में डिस्कस किया गया। एट एनी टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन request a retired judge of the Supreme Court or a retired judge of the High Court who are duly qualified for the appointment as a judge of Supreme Court to act as a judge of a Supreme Court for a temporary period। कोई ऐसे रिटायर्ड जज होते हैं जो अपने उम्र से पहले मान लो कि 60 साल के थे, वो रिटायर हो गए, अब उन्होंने 5 साल वकालत, 5 साल अपना हाई कोर्ट में भी करा है, ठीक है, और जो रिटायर हो चुके हैं उनको एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है, ठीक है। कैन डू ओनली विथ प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट के कंसेंट से लाना होगा, ओनली पर्सन टू डू सो अपॉइंट, क्योंकि वही अपॉइंट करेंगे भाई, है क्या, इसीलिए तो वही बोला कि आर्टिकल 122 बोला कि जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट द रिटायर्ड जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, दोनों को, कि भाई अगर वो क्वालिफाई हो रहे हैं जज के क्राइटेरिया के साथ तो उसको टेम्पररी बेसिस पे बैठाया जा सकता है, तो रिटायर्ड जजेस को बैठाया जा सकता है या फिर एडहॉक जजेस को बैठाया जा सकता है। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 130 के तहत जो है वो क्या डिक्लेयर किया गया, दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कहां पर? दिल्ली में सीट होगा, बट द authorizes the chief justice to appoint any other places or seat of supreme court, he can take his decision only the approval of the president। वो सीट कहीं भी रख सकता है भाई, हो सकता है कि उसको मन किया कि आज मन नहीं किया क्योंकि हैदराबाद में जो है सुप्रीम कोर्ट के सीट को बैठाया जाए, ठीक है, मतलब कोई भी फैसला सुनाने के लिए वहां पर बैठाया जाए तो वो कर सकती है, लेकिन उसके लिए जो है प्रेसिडेंट का जो है वो कंसेंट लेना जरूरी है, ठीक है, तो ये भी बात है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट क्या होता है? प्रोसीजर ऑफ कोर्ट वही होता है भाई कि सुप्रीम कोर्ट विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट कैन मेक अ रूल्स रेगुलेटिंग अ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, कि कोई भी कि कोर्ट का प्रोसीजर कैसे होगा भाई, कि पहले कोई आएगा तो पहले अपना कंप्लेन या फिर अपना फाइल कर रहा है भाई, ठीक है, फाइल कर रहा, फाइल करने के बाद उसकी सुनवाई होगी डेट बाय डेट,
फिर उसके बाद उसका जो है अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। अगर वो केस लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा है तो वो हाई कोर्ट भेज देगा। हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन में नहीं लग रहा है तो वो अभी आगे हाई कोर्ट भी पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेज दो। फिर हम लोग ठीक है, हम लोग पंचायती राज भी पढ़ेंगे, उसमें शानदार तरीके से पढ़कर चलेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर सिंपल है, वो डिसाइड करता है कौन, एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा जो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से आगे कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, और भी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद।